नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7वां लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस पढ़ेंगे और वो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी कि निवेशी और निर्गम प्रतिबाधाएं क्या होती हैं प्रतिलोमी प्रवर्धक में, इसके बारे में हमें डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। और जो विद्यार्थी आपके आसपास इंग्लिश मीडियम के हैं वहाँ तक इसे शेयर जरूर करें। तो आज का जो लेक्चर है वो जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर भी ये अप्लाई होता है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे कवर कर सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट इम्पीडेंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद फीडबैक, यानी फीडबैक के साथ इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी। इनपुट इम्पीडेंस का मतलब है निवेशी प्रतिबाधा, और विद फीडबैक यानी कि पुनर्निवेश के साथ। तो जिस प्रकार से आपको डायग्राम याद होगा इन्वर्टिंग का, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे हम एक Z1 प्रतिबाधा देते हैं और यहाँ पर हम फीडबैक दिया जाता है इस तरीके से ZF, और यहाँ पर होती है V0 और यहाँ से ये अप्लाई होता है। यहाँ पे ग्राउंड होती है, यहाँ पर भी होता है, एक सिंबल होता है यहाँ पर। तो इन्वर्टिंग के अंदर यहाँ पर निवेशी दी जाती है और यहाँ पर V1 दिया जाता है, लेकिन वो V1 जो है इसकी उच्च प्रतिबाधा के कारण इसकी वैल्यू G पर 0 मानी जाती है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, और ये सब जो बातें हैं वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। तो विद फीडबैक में क्या होगा, ZIF से इसको हम डिनोट कर रहे हैं विद फीडबैक में, और VI/I1 जो है ये विद फीडबैक के लिए प्रतिबाधा का मान होगा। यानी कि V इनपुट में आपने कितनी दी और अपॉन में करंट इसमें कितनी है। सबसे पहले I1 करंट होती है, तो यहाँ पे V/I यानी कि जिस प्रकार से ओम का रूल आप लगाते हैं R बराबर V/I, तो ये यहाँ पर R की जगह हमारे पास प्रतिबाधा है, मात्रक दोनों का सेम होता है, यूनिट दोनों की सेम होती है। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, ZIF बराबर Z1 प्लस V1/I1, यानी कि Z1 प्रतिबाधा जो है उसमें V1/I1 का जो रेशियो है ये भी एक प्रतिबाधा को डिनोट करता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो विद फीडबैक आपकी टोटल प्रतिबाधा बनेगी। लेकिन जो Z1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, Z1 की वैल्यू होगी VI माइनस V1/I1। ये इस प्रकार से कैसे होगी, जैसे आप जानते हैं कि इस प्रकार से जब हम Z1 यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है IC 741 का हम यूज करते हैं, माइनस प्लस और यहाँ पे आपका V1 होता है। तो यहाँ पर आप निवेशी देते हैं VI, उसमें से ये V1 माइनस करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और इसमें करंट है I1, तो यहाँ पर VI माइनस V1/I1 का जो रेशियो है वो एक प्रतिबाधा इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने V1/I1 के साथ में Z1 की वैल्यू जो है लिख दी है VI माइनस V1/I1। इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। अब इन दोनों से अगर I1 को हम एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगी वैल्यू VI/I1 जो यहाँ पर मैंने लिख रखी है। ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। तो आपको याद रखना है कि Z1 की वैल्यू क्या है, VI माइनस V1/I1। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है आपकी, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट जो है, यहाँ से मैंने इसको Z1 लिखा, और Z1 यानी कि मेरे पास वैल्यू आ गई ZIF बराबर Z1 प्लस V1/I1। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम फीडबैक नहीं देते हैं उस कंडीशन में वोल्टेज गेन वोल्टता लब्धि क्या होती है एम्पलीफायर की, ये फॉर्मूला हम बहुत ज़्यादा यूज करते आए हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, A = V0/V1। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को किस प्रकार से A की फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर अगर A की फॉर्म में हम प्रतिबाधा को ZI' से लिखें जो कि इनपुट प्रतिबाधा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे Z1, और यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1/A V0/I1। अब ऐसा क्यों लिखा गया है आप देख सकते हैं, जब मैं A की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास यही इक्वेशन रिपीट हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से होती है, यहाँ पर ये माइनस है 1/ और A की वैल्यू क्या होती है, A की वैल्यू माइनस के साथ होती है तो प्लस हो जाएगा, V0 नीचे आ जाएगा और V1 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और इनटू में है V0/I1, तो V0 से V1 कटेगा और V1/I1 यानी कि यही रह जाएगा। तो हमने इक्वेशन 2 बना ली है जो कि A के अंदर और उसे ZI' से लिखा गया है। अब यहाँ पर जो ZF होता है
जो कि पुनर्निवेश प्रतिबाधा है, उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, V1 माइनस वी नॉट अपॉन I2। जैसे कि Z1 को लिखा गया था VI माइनस V1 अपॉन I1, उसी प्रकार से ZF को कैसे लिखा जाएगा, V1 माइनस वी नॉट अपॉन I2। एक बार दोबारा से डायग्राम को याद कीजिए, माइनस और यहाँ पर है प्लस, और यहाँ पर आपकी Z1 है, और यहाँ पर है V1, और यहाँ होता है VI, यहाँ पर आपकी प्रतिबाधा है ZF, और आगे आता है V नॉट। तो इस V1 में से V नॉट को माइनस करेंगे, और यहाँ पे जो करंट हम बताते हैं वो होती है I2 इन्वर्टिंग में, तो यहाँ पे अपॉन I2 आ जाएगा। तो ये वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो एक प्रतिबाधा को, इम्पीडेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जो कि ZF से डिनोट की गई है। लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है आपकी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, उसकी क्या होती है प्रॉपर्टी, इसकी उच्च प्रतिबाधा होती है, इसकी निवेशी प्रतिबाधा है बहुत ज्यादा हाई होती है। उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो I1 करंट आती है वो इधर से बाईपास होकर इधर चली जाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि I1 और I2 हम इक्वल लेते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी पढ़ा था। इस कंडीशन में जो G पर V1 की वैल्यू है वो 0 मानी जाती है, वो ग्राउंड के इक्वल ही मानी जाती है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी ZF की, यहाँ पर V1 की वैल्यू 0 रखने के बाद माइनस वी नॉट अपॉन I2, और I2 I1 के बराबर है तो इसके बराबर ही आ जाएगी माइनस वी नॉट अपॉन I1। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ZI डैश की वैल्यू निकालते हैं, जो कि होती है Z1 प्लस ZF अपॉन A। ये कैसे आएगी, यहाँ पर आप देखिए कि जो ZI की वैल्यू है यहाँ पर Z1 माइनस 1 अपॉन A वी नॉट अपॉन I1। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वी नॉट अपॉन I1 माइनस के साथ है तो माइनस का ZF रखूंगा, यहाँ पर माइनस पहले से वो प्लस हो जाएगा, ZF अपॉन A यहाँ पर बन जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ZI डैश इक्वल्स Z1 प्लस ZF अपॉन A, और A जो है वो 1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाई होता है, पहले हम बता चुके हैं। तो इस कंडीशन में ये जो रिजल्ट होगा वो काफी स्मॉल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट इम्पीडेंस है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की ZI डैश, वो ऑलमोस्ट Z1 के बराबर ही होती है, यानी कि यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वोल्टता लब्धि पर निर्भर नहीं करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस पर निर्भर करती है, सिर्फ उसकी प्रतिबाधा Z1 पर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं आउटपुट इम्पीडेंस की। तो आउटपुट इम्पीडेंस के अंदर क्या होता है, I1 इक्वल्स I2 होता है। I1 और I2 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमारे स्टार वाले इक्वेशन है यहाँ से देखें, I2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ZF नीचे आ जाएगा, और यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, Z1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I1 की वैल्यू VI माइनस V1 अपॉन Z1 इक्वल्स I2 की वैल्यू V1 माइनस V नॉट अपॉन ZF, और यहाँ से आप थोड़ा सा इसे सोल्व करेंगे और VI की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, पक्षांतन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप VI को अलग कर लें और इक्वेशन नंबर बन जाएगी 3rd। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Z1 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और आपका ये जो पक्षांतन के बाद V1 जाएगा प्लस में, इसके आगे सारा जो ऐड हो जाएगा, और ये Z1 V1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और V नोट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3rd। अब हम दोबारा से ये कंडीशन लगाते हैं कि A इक्वल्स क्या होता है, माइनस V नोट अपॉन V1 होता है। यहाँ से आप V1 की वैल्यू निकाल लीजिए, V1 इक्वल्स क्या आएगा, V नोट अपॉन A माइनस के साथ, और वो यहाँ पर आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3rd में। तो अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या आएगी, VI इक्वल्स माइनस V नोट अपॉन A 1 प्लस A प्लस 1 Z1 अपॉन ZF। जब यहाँ पर आप V1 की वैल्यू को पुट करने के बाद VI की वैल्यू के लिए इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन निकाल सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये VI इक्वल्स माइनस V नोट अपॉन A 1 प्लस A प्लस 1 Z1 अपॉन ZF, यहाँ पर है 1। अब आपको इसमें V नोट को अलग करना है, यहाँ पर है V नोट, तो ये A को इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब माइनस दूसरी साइड चला गया, और ये जो पूरी टर्म है ये दूसरी साइड जाएगी अपॉन में, और इसको मैं इनवर्स लगा के लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर V नोट बचेगा, उसके बाद मैं दोनों तरफ I नोट से भाग दे देता हूँ। I नोट अपनी आउटपुट करंट है, निर्गम धारा है, तो यहाँ पर V नोट अपॉन I नोट जो है वो Z नोट बन जाता है, इक्वेशन नंबर 4। अब यदि ZF की वैल्यू आप इन्फिनिटी लेते हैं तो विदाउट फीडबैक वो कहलाएगा, और उस कंडीशन में
ये वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी और आपके पास जेड नोट इसको लिख देंगे, जेड नोट इक्वल्स वी नोट अपॉन आई नोट, और यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ माइनस ए वी आई अपॉन आई नोट, इक्वेशन नंबर 5। ये है विदाउट फीडबैक के अंदर आउटपुट इंपीडेंस की वैल्यू। और अगर आप विद फीडबैक बताना चाहते हैं तो उस कंडीशन में ये जो वी नोट अपॉन आई नोट है इसको आप जेड नोट न लिखें बल्कि जेड नोट डैश लिखें, और ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली वैल्यू जो कि जेड नोट के इक्वल है ये जेड नोट लिखी जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जेड नोट डैश इक्वल्स जेड नोट 1 प्लस ए प्लस 1 जेड वन अपॉन जेड एफ और इनवर्स, और ये इसके नीचे लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है आउटपुट इंपीडेंस का वो मिलता है जेड नोट डैश बराबर जेड नोट अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 जेड वन अपॉन जेड एफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो जेड नोट डैश है यानी कि आउटपुट इंपीडेंस है ऑपरेशन एम्पलीफायर की वो बहुत ही कम प्राप्त होती है, और यही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर की निवेशी प्रतिबाधा का मान हाई होता है और निर्गम प्रतिबाधा का मान लो होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।